नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण को पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है 1902 से 1979 तक है। जयप्रकाश नारायण मुख्यतः संपूर्ण क्रांति का उनका जो विचार था उसके लिए जाने जाते हैं। इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन थे उनको नेतृत्व देने और उसके परिणाम स्वरूप नई गैर कांग्रेसी प्रधान सरकार बनी, यह सब जो जयप्रकाश नारायण की लोकप्रियता का आधार है। जयप्रकाश नारायण का जो मूल विचार था वो था कि वो किस प्रकार से राजनीति के बजाय लोक नीति के विकास में लगे थे। उन्होंने कहा, मेरी सारी शक्ति लोक नीति के विकास में लगी रहेगी, लेकिन राजनीति के क्षेत्र की ओर से आंख नहीं मूंदूंगा। उनकी पढ़ाई अमेरिका में हुई। 1920 से 1930 वहाँ रहे और मार्क्सवाद के प्रभाव में रहे। वहाँ उन्होंने एम एन रॉय की रचनाओं का भी अध्ययन किया। 1934 में कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, तो उसमें भी अन्य सदस्यों के साथ जयप्रकाश नारायण सदस्य थे सीएसपी के। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, हजारीबाग जेल में बंद किए गए। वहाँ से जयप्रकाश नारायण भाग गए और 10 माह तक भूमिगत रहे, भूमिगत आंदोलन चलाया। 1943 में लाहौर रेलवे स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए गांधी जी ने इनका नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 1946 में कैबिनेट मिशन का इन्होंने विरोध किया। संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, ये देखिए महत्वपूर्ण आइडिया है। हमें पता है कि संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी। इन्होंने उसका समर्थन किया था कि संविधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी चाहिए। हमें पता है वो स्वयं संविधान सभा के भाग नहीं थे, सदस्य नहीं थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस में ही बना संगठन था। आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, अशोक मेहता, नेहरू इनके सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण ने 1948 में कांग्रेस छोड़ दी तथा बीएसपी बनाई। बीएसपी यानी भारतीय समाजवाद पार्टी, भारतीय समाजवादी पार्टी। बाद में यह पार्टी प्रजा समाजवादी दल पीएसपी के रूप में जानी गई और इसका केएमपीपी में विलय हो गया। केएमपीपी में इसका विलय होने से यह पीएसपी बन गई। 1954 में इन्होंने पीएसपी छोड़ दी। देखिए, ये जो पीएसपी बीएसपी के ये विलय थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, किताबों में इस क्रम को अजीब ढंग से लिखा हुआ है। 1953 तक जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच बातचीत हुई कि कांग्रेस और पीएसपी के बीच में सहयोग स्थापित हो। ये हमने लोहिया में पढ़ा था कि उस समय के समाजवादियों ने दो अलग अलग तरह के विचार रखे। उनमें मेहता ने कहा कि यह पिछड़े अर्थतंत्रों की राजनीतिक बाध्यता के रूप में हमें कांग्रेस के साथ सहयोग बनाना चाहिए। वहीं लोहिया ने कहा कि थीसिस ऑफ इक्विडिस्टेंस की हमें ना केवल कांग्रेस बल्कि साम्यवादियों से भी बराबर दूरी बनाई जानी चाहिए। और अंतिम रूप से बैतुल कॉन्फ्रेंस में जो समाजवादियों के आपसी सहयोग का प्रस्ताव था वह खारिज हो गया था। 1953 में अशोक मेहता ने यह थीसिस दिया था। अशोक मेहता ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली क्योंकि वो पहले ही अपनी जो थीसिस है उसमें वो कांग्रेस से क्लोज रिलेशन की वकालत कर चुके हैं और मंत्री बन गए। नेहरू ने सीएसपी से दूरियां बना ली, यानी समाजवादियों से दूरियां बना ली क्योंकि इनकी गवर्नमेंट थी। जेपी सर्वोदयी हो गए, यानी जेपी ने सर्वोदय का विचार अपना लिया। अच्युत पटवर्धन सन्यासी हो गए। आचार्य नरेंद्र देव लेखन में जुट गए, 2 विश्वविद्यालयों के वीसी रहे। ये एक शो कर रहा है कि उस जो समाजवादी आंदोलन था वो क्या हुआ उस समय उस समाजवादी आंदोलन के साथ। 1952 में इन्होंने भूदान आंदोलन में भाग लिया। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के नेतृत्व में चल रहा था। 1954 में इन्होंने पीएसपी छोड़ दी, यानी इनके द्वारा जो राजनीतिक
दल के मार्फत जो राजनीति थी उससे उन्होंने भी संन्यास ले लिया और दलगत राजनीति से संबंध विच्छेद कर लिया, यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की स्थापना के एक समर्थक हो गए। देखिए पार्टीलेस डेमोक्रेसी की वकालत गांधी भी करते हैं, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की स्थापना की वकालत MN रॉय भी करते हैं। 1954 में इन्होंने शकोदर में आश्रम स्थापित किया। 1954 में सर्वोदय आंदोलन को जीवन दान दे दिया। 1970 में इन्होंने इंसानी बिरादरी एक जो संगठन था उसके ये अध्यक्ष बने। ये इनके जीवन वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1970 से 72 में नक्सलवादी विद्रोह को समाप्त करने में लगे रहे बिहार में। जन्म उस समय बिहार में हुआ था, आज वह गांव उत्तर प्रदेश में। देखिए इनका जन्म बिहार में ही, इन्होंने छात्र संघर्ष के आंदोलन का नेतृत्व किया था उस समय के बिहार में, और वही आंदोलन बाद में इंदिरा इससे इतनी उस आंदोलन से भयभीत हो गई थी कि आपातकाल लगाया था। 1972 विनोबा भावे की तरह चंबल के डाकुओं का समर्पण करवाया। देखिए चंबल के डाकुओं का समर्पण इन्होंने भी करवाया था और विनोबा जी भावे ने करवाया था। 1954 1973 सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे। 70 में उनको ये महसूस होने लग गया कि सर्वोदय से व्यवस्था में परिवर्तन लाना संभव नहीं है, अतः वे अब राजनीतिक व्यवस्था और संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन की बात सोचने लगे। और संयोगवश या यूँ कहिए कि ऐसा नियति को मंजूर था, 1974 में गुजरात बिहार छात्र असंतोष का नेतृत्व कर रहे थे। छात्रों ने उनको बुलाकर इनवाइट किया था कि आप नेतृत्व कीजिए। 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय था इंदिरा गांधी के सामने जो चुनाव लड़े थे राजनारायण, उनका केस था, वो इंदिरा हार रही थी वो केस। तो उस निर्णय के उपरांत इंदिरा ने 26 जनवरी 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी और 12 नवंबर 1975 को रिहा किए गए। इन्हें जेल में डाला होगा तभी रिहा किए गए, सॉरी। इसके बाद में इन्होंने आपातकाल के बाद में इन्होंने जनता दल बनाया और बाद में जनता गवर्नमेंट का राज भी आया था, लेकिन थोड़े से टाइम बाद में उनकी 1979 में मृत्यु होगी। यद्यपि जनता दल की शासन का इन्होंने स्वयं इम्परफेक्शन स्वीकार किया था कि वो जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। विमल प्रसाद लेखक हैं इनके जीवनी के, जो जीवन काल को 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। यह मार्क्सवादी युग जो वो USA में रहते थे उसमें का दौर है, प्रजातांत्रिक समाजवाद का युग, सर्वोदयी रुझान, और यहाँ आकर के वो ये फील करने लगे कि सर्वोदय राजनीति से चेंजेज होना नहीं चाहिए, टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें टुवार्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, टुवार्ड स्ट्रगल, समाजवाद, सर्वोदय, लोकतंत्र, माय पीस ऑफ सोशलिज्म, भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनः रचना एक सुझाव, वाई सोशलिज्म, माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, ए पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर, सर्वोदय एंड वर्ल्ड पीस, ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, विमल प्रसाद द्वारा संपादित ये पुस्तक है। 3 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये सब इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। 1940 से ये रूसी साम्यवाद के कटु आलोचक बन गए थे। 1940 से कहने का मतलब ये है कि उससे पहले इनका जो 1930 से 40 का इनका दौर है वह मार्क्सवादी है, लेकिन यहाँ आते आते ये मार्क्सवाद के आलोचक बन गए। 1940 में रामगढ़ प्रस्ताव रखा और कहा कि उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। विचार औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्गठन, औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्गठन के समर्थक हैं। कृषक पुनर्निर्माण, यानी वर्तमान व्यक्तिवादी जो संगठन है वो हानिकारक हैं, अच्छे नहीं हैं, अपव्ययपूर्ण और शोषण पर आधारित हैं व्यक्तिपरक जो संगठन, अतः ग्राम जीवन को पुनर्गठित किया जाए। इस हेतु क्या क्या करना चाहिए? भूमि सुधार करने हैं, सहकारी को बढ़ावा देना है, सामूहिक खेती को बढ़ावा देना है, सभी ऋणों को निरस्त करना है, सहकारी सहयोग से उद्योग स्थापित करने हैं। देखिए सहकारी सिर्फ और सिर्फ खेती में नहीं बल्कि सहकारी क्षेत्र से उद्योगों को भी बढ़ावा देना है। सहकारी प्रयत्नों से कृषि उद्योगों के बीच में संतुलन भी साधना है।
ये इनके महत्वपूर्ण विचार थे। जेपी समाजवादी थे, हम पढ़ चुके हैं। लोहिया समाजवादी थे, नेहरू समाजवादी थे। तो इनके समाजवाद में अंतर था। लोहिया का जो समाजवाद है, हमने देखा वीपी वर्मा ने कहा कि जो पटवर्धन हैं, नरेंद्र देव हैं, जेपी हैं, इन सब के का अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गांधीवाद का प्रभाव लोहिया के समाजवाद पर था। तो जेपी का समाजवाद क्या है वो देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का समाजवाद डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र को साध्य के रूप में मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक पुनर्संरचना की व्यवस्था होनी चाहिए यानी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए सामाजिक संबंधों की, मूल्यों की। जीवन की एक पद्धति, मानवीय मूल्यों का प्रतीक है समाजवाद। सामाजिक जीवन का एक नियामक तत्व, एक शैली है। यह व्यष्टि और समष्टि के मध्य संतुलन करता है। व्यष्टि यानी व्यक्ति और समष्टि यानी समाज हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, तो इनके मध्य संतुलन स्थापित करता है। सभी श्रमजीवी होंगे, देखिए ये महत्वपूर्ण है, सभी श्रमजीवी होंगे। या तो गांधी का जो ब्रेड लेबर कॉन्सेप्ट है उसमें वो वकालत करते हैं इस टाइप की कि भी ब्रेड लेबर कॉन्सेप्ट होगा, उसमें श्रम की गरिमा स्थापित होगी। जयप्रकाश नारायण भी सभी श्रमजीवी होंगे इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। समाज में व्यक्तिगत संपत्ति के लिए मनुष्य के श्रम का शोषण नहीं होगा, सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय व सार्वजनिक संपत्ति होगी। भीषण विषमताएं सदैव के लिए समाप्त होंगी। श्रम व सामूहिक हित पर बल, कॉमन इंटरेस्ट पर बल दिया। नेतृत्व श्रमिक वर्ग करेगा। नैतिकता प्लस अपरिग्रह, देखिए अपरिग्रह जो पश्चिम के समाजवादी हैं वो सिर्फ आय सीमित करने के साधनों पर, आय का वितरण समान हो उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं। लेकिन भारत के समाजवादियों सिर्फ आय तक सीमित नहीं, वो कहते हैं कि व्यय पर भी सीमा होनी चाहिए। हमने देखा था लोहिया किस प्रकार व्यय की सीमा फिक्स करने के समर्थक हैं कि विलासिता की ज़िंदगी है वो सही नहीं है, विलासिता की ज़िंदगी, और इवन इस वैल्यू ऐसे होनी चाहिए कि संपत्ति का इतना मोह ना रहे। वैसे ही गांधी भी अपरिग्रह की नीति के समर्थक हैं। ये भारत में बुद्धिज्म दर्शन से आता है अपरिग्रह मुख्य रूप से। जयप्रकाश भी अपरिग्रह के समर्थक हैं। अपरिग्रह का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना, उनको छोड़ देना। विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं। जेएलएन यानी जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद कैसा है? जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद लगभग ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने सहकारिता के उच्च आदर्श को अपनाने की बजाय राज्य के द्वारा इसे हासिल करने की कोशिश की या हासिल करने की वकालत की। आधुनिक लोकतंत्र पर प्रहार, दल विहीन राजनीति का समर्थन। जयप्रकाश नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी के समर्थक हैं। कैसे हैं? उन्होंने कहा कि आधुनिक लोकतंत्र में दलगत राजनीति होती है, यानी पार्टी आधारित पॉलिटिक्स होती है। सत्ता, राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण होता है। सत्ता के लिए राजनीति होती है और यह भी केंद्रीकृत आधारित होती है। वर्तमान चुनाव व्यवस्था की भी आलोचना की। और वहीं दल विहीन राजनीति का समर्थन किस आधार पर किया कि इसमें जनता में नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का समावेश होगा। नागरिक सत्यप्रिय, अहिंसावादी, स्वतंत्रता प्रेमी, सहयोगी और सह अस्तित्व में विश्वास करने वाले होंगे। जो दलीय राजनीति है वह जनता को भीड़ की स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील होती है, नैतिक पतन के लिए जिम्मेदार होती है पार्टी डेमोक्रेसी। जेपी ने कहा आज के तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः लोकतंत्र नहीं वरन निर्वाचित अल्पतंत्र हैं, इलेक्टेड ओलिगार्की हैं। देखिए ये टर्मिनोलॉजी कौन से इंडियन थिंकर ने लोकतंत्र को, वर्तमान लोकतंत्र को इलेक्टेड ओलिगार्कीज कहा? जयप्रकाश नारायण ने, जिसमें जनसाधारण की भूमिका नगण्य होती है। तो इस प्रकार के लोकतंत्र में सुधार के लिए जो सुझाव दिए वो थे पार्टीलेस डेमोक्रेसी, हम पढ़ चुके पार्टीलेस डेमोक्रेसी। प्रोक्स चुनाव, प्रत्यक्ष प्रोक्स यानी अप्रत्यक्ष की नवीन पद्धति, जिसमें ग्राम सभा प्रशासनिक मशीनरी का मूल आधार होगी। ग्राम सभा
चुनाव होंगे वो ग्राम सभा प्लस मतदाता परिषद के माध्यम से, यानी ग्राम सभा प्लस मतदाता परिषद के माध्यम से चुनाव होंगे और 35% मत जरूरी है, यानी उन्होंने सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले को विजयी मानने की बजाय 35% की अनिवार्यता का समर्थन किया। विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं, व्यक्ति राज्य पर कम से कम निर्भर रहे, इस वजह से क्योंकि सहकारी व्यवस्था पर बल देते हैं और लोक नीति का विकास करने की माहिती हैं, तो लोक नीति का मतलब है राजनीति पर कम डिपेंडेंस, लोगों की अपनी सहभागिता से, अपने सहयोग से, अपने स्वयं के द्वारा आरंभक यानी इनिशिएटिव के द्वारा जो इंटरेक्शन का दायरा बनता है वह लोकनीति है। जन समितियों, रिकॉल की व्यवस्था, देखिए रिकॉल का किसने समर्थन किया है? जयप्रकाश नारायण ने। आपको अगर याद हो तो लोहिया ने क्या कहा था कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो अधिकार है वह इस वजह से चाहिए कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, यानी एक तरीके से वो भी सरकार पलटने रिकॉल का समर्थन करते हैं और जेपी रिकॉल का समर्थन करते हैं। रिकॉल से तात्पर्य है चुने हुए प्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व वापस बुला लेने का अधिकार। लोक शक्ति को जागृत करना, राष्ट्रीय पुनर्संरचना के लिए स्वयंसेवकों की एक विशाल सेना की आवश्यकता है। छात्र वर्ग की निष्ठा और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। देखिए स्वयंसेवकों की भूमिका को जेपी महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन हमें याद हो तो लोहिया ने भी स्वयं सेवक का जो ये आइडिया है उसको महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा 1 घंटा देश को दो, तो ये एक तरीके से स्वयं सेवक के रूप में देश के लिए काम करने का ही आह्वान था। गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण को समाजवादी दर्शन का आधिकारिक विद्वान कहा। गांधी जी ने किसको कहा समाजवाद का आधिकारिक विद्वान? जयप्रकाश नारायण को। हिंदू राष्ट्रवाद के कट्टर आलोचक थे। जेपी के सर्वोदय के 5 आधार थे। जाति रहित, वर्ग रहित समाज, सर्वोदय यानी एक तरीके से सर्वोदय आधारित जो उनका आदर्श समाज होगा वह कैसा था, कि जिस प्रकार का वो लक्ष्य हासिल करना चाहते थे वो कैसा था। जाति रहित, वर्ग रहित समाज, सामाजिक व्यवस्था का आधार होगा वो विकेंद्रीकरण होगा। समस्त शक्ति जनता को प्राप्त होना, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छ और कुशल प्रशासन, अधिकारी वर्ग द्वारा अपने आप को जनता का स्वामी नहीं वर्ण सेवक समझना। गांधी जी ने जयप्रकाश को समाजवादी दर्शन का ये पढ़ लिया हमने। प्रोफेसर विमल प्रसाद ने समाजवादी दर्शन के मानस पिता की संज्ञा दी। इनकी पुस्तक इम्पोर्टेंट है, उनके जीवन को फेज बांटे। सामुदायिक लोकनीति का आदर्श राजनीति को लोकनीति में परिवर्तित करना है। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। इस वीडियो को मैंने थोड़ा हल्का रखा है, बहुत ज़्यादा किताबों का सहारा नहीं लिया, एक टेक्स्ट बुक के कोई बेस बनाया है। तो आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।